अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। पीरियोडिक टेबल, इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक बड़ा सा टेबल है केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उन सबको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, यानी कि उनको ऐसे अरेंज किया हुआ है कि वो ऐसे अरेंज हुए हैं कि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कॉलम्स और रॉस में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। सारे एलिमेंट्स को जितने भी अब तक डिस्कवर हो चुके हैं तो वो कहलाता है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में अभी हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे, जो ट्रेंड्स हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट होती हैं। तो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहलाता है कि एलिमेंट्स हम लोग जैसे मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला एलिमेंट है मेरे पास, मैं पीरियड टेबल में मूव करके जब यहाँ पर दोबारा आई तो मुझे पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट में नजर आएंगी, कुछ वक्फे के बाद रिपीट होएंगी वो प्रॉपर्टीज, तो वो कहलाती है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में मोस्टली पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल इजाद हुआ, किस किस साइंटिस्ट ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाई। तो ये सबको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से एज ऑलवेज। तो एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज है हमारे पास। In 1869 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट। तो मेंडलीव ने जो लॉ दिया था वो इन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर दिया था। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये मेंडलीव का लॉ था, तो इनका लॉ डिपेंड करता था एटॉमिक मास पे। 1 का है ऑप्शन डी, तो 1 का डी करेक्ट आंसर है। सेकंड पर आ जाते हैं। द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस, पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन। तो एलिमेंट्स को इन ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा है, थर्ड में क्या कह रहा है? फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एंड पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। देखो जो हमारे पास फर्स्ट है वो है शॉर्टेस्ट पीरियड है। सेकंड जो है सेकंड एंड थर्ड, ये जो होते हैं दोनों शॉर्ट होते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ जो है ये दोनों होते हैं लॉन्ग। सिक्स्थ जो है वो लॉन्गेस्ट होता है और सेवेंथ जो होता है वो मोस्टली हम इसको इनकम्प्लीट कंसीडर कर रहे होते हैं। इनकम्प्लीट क्यों कंसीडर कर रहे होते हैं? क्योंकि जो भी एलिमेंट अब डिस्कवर होगा वो 7th पीरियड में आएगा। इस वजह से 7th पीरियड खाली है हमारा, थोड़ा हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो खाली है, क्योंकि नए आने वाले एलिमेंट्स को हम 7th वाली रो में रखेंगे, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है, वैसे इसमें भी अब तक 32 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको हम इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले एलिमेंट्स भी इसी में ही एंटर करेंगे, इस वजह से। अब मैं इनके बता देती हूँ। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इन पीरियड में। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 आते हैं। सिक्स के अंदर 32 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया था कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। Which one of the following decreases along the period? मैं आप लोगों को सिंपल ट्रिक बता देती हूँ, आप लोग याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम सिर्फ 2 ही चीजें इंक्रीज होती हैं। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और दूसरा एटॉमिक रेडियस।
ये दो चीजें टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती हैं और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इनके अलावा बाकी जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सब इनके ओपोजिट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, ये सब जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, एमसीक्यूज में कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट सिर्फ ये दोनों ही डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर ऑप्शंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिया हुआ है नहीं, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो 4 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 पर आ जाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप आर नोन एज। तो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को बहुत ही आसान है, हेलोजेंस कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5 का। 6 पर आते हैं। 6 पर अकॉर्डिंग टू मोजले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था जो बेसिकली मॉडिफिकेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव ने क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। मोजले ने बस क्या किया था, एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर कर दिया था। उन्होंने बस मेंडलीव का पूरा वही लॉ रखा, लेकिन एटॉमिक मासेस की जगह उन्होंने एटॉमिक नंबर रख दिया था। तो लॉ क्या कह रहा था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मोजले ने दिया वो कहता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 6 का डी आंसर करेक्ट है, एटॉमिक नंबर। 7 पर आते हैं। 7 में कह रहा है द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बाहर इसके होते हैं शेल। ये तो सबको पता ही है, ठीक है, बहुत कॉमन सी बात हो गई है अब तक। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें ये बात पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सारे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी शेल एटम के अंदर होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो पुश करते हैं, रिपेल करते हैं, इस इफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं एक पीरियड के अंदर जा रही हूँ, पीरियड का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ शेल के अंदर, नंबर ऑफ शेल सेम है मेरे पास, ठीक है। मैं यूँ लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ, यानी कि एक पीरियड में मूव कर रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड पीरियड में मूव कर रही हूँ। सेकेंड पीरियड में अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो इधर भी 2 शेल होंगे, इधर भी 2 शेल, इधर भी 2 शेल, इधर भी 2 शेल, आगे तक 2 शेल होंगे। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, शेल बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन शेल में। अब लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड तो सेम ही है ना, उन्हीं शेल तो उतने ही है। तो इस वजह से क्या होता है कि पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेम, ठीक है। इसके बाद 8 पर आते हैं। 8 में क्या कह रहा है, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको अपनी तरफ खींचना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसका बिल्कुल उल्टा होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना, वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 पर आते हैं। इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज। तो ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जैसे अभी मैंने बताया 2 ही चीज़ें बढ़ती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और एटॉमिक रेडियस। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि चूंकि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा होता है, सही है। टॉप टू बॉटम पे क्या होता है, एटम का साइज बढ़ रहा होता है क्योंकि शेल जो है वो बढ़ रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही होती है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बिल्कुल ऑपोजिट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, सॉरी एटम अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा होता है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने के लिए। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम एनर्जी देते हैं एटम को, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम अपने अंदर से एनर्जी को निकालता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड करवाना, उसके लिए जो एटम के अंदर से एनर्जी निकले वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, तो शेल टू शेल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि देखो ऊपर वाला शेल है, न्यूक्लियस के करीब होगा, इलेक्ट्रॉन हम एंटर करवाएंगे, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे न्यूक्लियस दूर होता जा रहा है, देखो शेल बढ़ता जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे शेल बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, ये इससे दूर होता जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इस वजह से कम होती जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलना है, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज, तो इसका रीजन यही है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है इस वजह से। तो 9 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट एमसीक्यूज है 10, इसमें कह रहा है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, यानी कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं वो सब मेटल्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये तो हो गया हमारे एमसीक्यूज। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप। अभी जो एमसीक्यूज हम लोग कर रहे थे, अगर आपको उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी कि पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, जैसे भी मैं बता रही थी, तो अब यहाँ पे सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है पीरियड और ग्रुप के डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन पीरियोडिक टेबल नोन एज पीरियड। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पीरियड के अंदर, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वैसे आप लोगों की बुक में भी पीरियोडिक टेबल मौजूद है, लेकिन मैं ऐसी रफ बना रही हूँ। इस तरीके का कुछ होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं। इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रॉज होती हैं। ठीक है, ये कॉलम्स है, सी से मैं बता रही हूँ कॉलम, और ये रॉज। ऐसे ऐसे जो चल रही है वो रॉज है, ऐसे ऐसे जो चल रहे हैं वो कॉलम है। पीरियड्स में क्या लिखा है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन पीरियोडिक टेबल नोन एज पीरियड। तो ये जो रॉज है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या होती है हमारे पास पीरियड। जैसे अगर फर्स्ट है, फर्स्ट रॉ है तो ये पहला पीरियड, सेकंड रॉ है सेकंड पीरियड, थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ। ठीक है, तो पीरियड्स इसे कहते हैं। ग्रुप पर आते हैं, द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, ये जो कॉलम्स है हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स, ये ग्रुप कहलाते हैं। जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इस तरीके से सो ऑन। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है, देयर आर 7 पीरियड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारा पीरियोडिक टेबल अब नया बना है, जो रीसेंट बिल्कुल पीरियोडिक टेबल है, रीसेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 7 पीरियड्स मौजूद है, यानी कि 7 रॉज मौजूद है। 1 2 3 4, इसी तरीके से 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो 7 रॉस मौजूद है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स टोटल 8 मौजूद है। ठीक है, तो ग्रुप 8 है, यानी कि ऐसे जो है रॉस 8 होंगी और पीरियड 7 होंगे। देयर इज नो सब डिविजन ऑफ पीरियड्स। पीरियड की कोई सब डिविजन नहीं है, मतलब 7 है तो 7 ही है। लेकिन मैं ग्रुप के बारे में एक बात बता दूं आप लोगों को, ग्रुप जो है वो हमारे पास 8 होते हैं,
लेकिन ये जो 8 ग्रुप है ना, ये मजीद डिवाइड हो जाते हैं ए और बी के अंदर, यानी कि 1A होगा, 2A होगा, 3A होगा एंड सो ऑन 8A तक। सिमिलरली 1B होगा, 2B होगा एंड सो ऑन 8B तक। तो ये जो 8 ग्रुप्स हैं इनको डिवाइड कर देते हैं ए और बी की कैटेगरी में, तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे पास 16 ग्रुप्स। अगर मैं सारे सब ग्रुप्स को आपस में कैलकुलेट करूं, सम अप करूं, तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। चौथा है लास्ट डिफरेंस, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियड। तो पीरियड के बारे में मैंने अभी यहाँ लिखा भी था कि टोटल 7 पीरियड होते हैं। 7 का मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ग्रुप जो है ग्रुप के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, लॉन्ग है, ये पीरियड के नाम है, लेकिन ग्रुप के नाम होते हैं। अभी हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। जैसे ग्रुप 1 का अलग नाम है अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A का अलग नाम है, ये ए वालों के अलग नाम है, बी वालों के अलग नाम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिंपल जो बिल्कुल कॉमन है, जैसे 1A वालों को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। 2A वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इस किस्म के इनके कुछ नाम होते हैं। इसी तरीके से बाकी सबके भी नीचे 8A तक नाम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद इन ग्रुप एंड पीरियड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज में भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, एटम की वो सलाहियत जिसके थ्रू वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताओ। तो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, बाकी सबका इनके ओपोजिट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होगी, इसके ओपोजिट ये इंक्रीज हो रहा था, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगी, यानी कि जब हम पीरियड्स में जाएंगे यूं तो ये डिक्रीज होगी, और जब हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप में मूव करेंगे, तो देखो ऐसे नीचे आने पे क्या हो रहा है, पीरियड बदल रहा है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लेकिन ऐसे जाने पे पीरियड सेम है लेकिन ग्रुप चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, हमारा ये जो न्यूक्लियस है ना, फॉर एग्जाम्पल एक शेल वाले में बात कर रही हूँ, पहले पीरियड वाले एलिमेंट की। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या है कि उसके पास एक ही शेल है, न्यूक्लियस होगा, एक शेल होगा। 2 पीरियड है यानी कि 2 शेल होंगे एटम के पास। तीसरे पीरियड में है तो मतलब 3 शेल होंगे, चौथे पीरियड में है तो 4 शेल होंगे। इस तरीके से जो है इसका पीरियड काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास पहले पीरियड वाला कोई एटम है, ठीक है, अब इसके पास ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस से बहुत करीब है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसको फौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अभी अगर मैं इसी एटम को बड़ा कर दूं इस तरीके से कि ये न्यूक्लियस है और ये 2-3 शेल के बाद फिर कोई बाहर, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये इसका बीच में न्यूक्लियस है और फिर 3 शेल है और फिर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये न्यूक्लियस क्या है, इस इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया, बीच में फासला आ गया, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से थोड़ा मुश्किल से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, अट्रैक्शन कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। यही रीजन है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या है, हमारा एटम का साइज बड़ा हो रहा होता है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इधर जाऊं, इसी शेल के अंदर
इसी पीरियड के अंदर मैं यूं मूव करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5th पीरियड है, मैं 5th पीरियड में यूं मूव करूँ तो मेरे नंबर ऑफ शेल तो उतने के उतने ही है, लेकिन होता क्या है कि देखो अगर मैं उधर जा रही हूँ तो हमारा ग्रुप बढ़ रहे हैं। ग्रुप बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि ग्रुप नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का बताता है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई एलिमेंट पहले ग्रुप का है यानी कि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप का है तो यानी कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ग्रुप का है तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे जाने पे क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। हमें ये बात पता है कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जाने पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़े, यहाँ वाले के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कोने तक पहुंचे तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन हुए तो 12 प्रोटॉन भी तो होंगे ना। प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जब ये ऐसे मूव कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा होता है। न्यूक्लियस का जब साइज बढ़ता है तो वो क्या करता है, आसपास के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि बाहर जो शेल, इस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी तो नेगेटिव चार्ज है ना, उसको भी तो अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना तो क्या होता है, एटम का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो ऐसे मूव करते हुए एटम का साइज थोड़ा छोटा हो रहा होता है। ऐसे जाते हुए बड़ा हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे जाते हुए छोटा हो रहा होता है। अब जब साइज छोटा हो रहा है तो ये न्यूक्लियस जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के करीब होता जाता है, जिससे क्या होता है, ऐसे जाने पे अट्रैक्शन अच्छी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे जाने पर बढ़ रही होती है और ऐसे आने पर डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है पीरियड के अंदर। जैसे देखो लिथियम है कि 1.0 है, फिर 1.6, फिर 2, 2.6, 3.0, 3.4, फिर 4 ऐसे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप लोग टॉप टू बॉटम देखो तो डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2 हो गई, ब्रोमीन की 3 हो गई और आयोडीन की 2.7 बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन सेम फैमिली। ये बताना है कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। एक ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 1A की एलिमेंट्स की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है ना एक ही ग्रुप के, ग्रुप 1A के, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो ये सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। तो रीजन पढ़ते हैं, elements in the same group have the same number of valence electron and so interact with other elements in a similar way. They display similar physical and chemical properties. तो यही बात हुई जो मैंने बताई कि देखो ये जितने भी एटम्स है ना इन सब के आखिरी शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही 1 इलेक्ट्रॉन सबके शेल में सेम है, तो सेम होने की वजह से वो 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन भी सेम करेगा। रिएक्शन सेम करेगा तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम शो करेगा। इस वजह से एक ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जस्टिफाई दैट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं मैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये क्या बताते हैं हमें, एटॉमिक नंबर बताते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों ही एटम के अंदर सेम होते हैं। सवाल यही है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे होती हैं, इनकी वजह से होती हैं। इस बात को जस्टिफाई करने के ऐसा होता ही भी है और क्यों होता है ऐसा। तो रीजन पढ़ते हैं, द पीरियोडिक ट्रेंड्स आर बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ।
ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी, एटॉमिक रेडियस पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी, ये क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, ग्रुप के ट्रेंड्स हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से बढ़ रही है या कम हो रही है, ये ट्रेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रेंड्स हैं ये डिपेंड करते हैं पीरियोडिक लॉ पे। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, वही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ठीक है। अगर लिखा है विच स्टेट दैट इफ एलिमेंट्स केमिकल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज गो थ्रू साइक्लिकल चेंजेस विथ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिया करेंगे एट इंटरवल्स। तो क्या होता है कि जब हम पीरियड टेबल में बढ़ रहे होते हैं आगे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आगे गई, यहाँ पर ग्रुप 8A तक पहुंची, ठीक है, यहाँ तक एलिमेंट खत्म हो गए। अब मैं दोबारा यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि कुछ वक्फे के बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा आई तो ये जो पहला वाला एलिमेंट था इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। और ये बात सच भी है क्योंकि लिथियम और सोडियम तो एक ही ग्रुप के है ना। जब मैं यूं मूव करके दोबारा यहाँ पर आऊंगी तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम दिखेंगी मुझे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं यहाँ पर दोबारा इस पर क्यों आई, क्योंकि मैं जब ऐसे गई तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, जैसे इसका 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 इसका। तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के साथ जब मैं आगे मूव करी तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर आकर इसके जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट मिला। तो यही रीजन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रही होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से ही इनकी ग्रुप्स बने हुए हैं। सही है। तो ये रीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आइडेंटिफाई दैट विच हैलोजन एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो उसके अंदर हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होती हैं, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, और आयोडीन और एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये दोनों सॉलिड होते हैं। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन और एस्टेटीन सॉलिड होते हैं। ठीक है, यही हमसे सवाल में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। Why alkaline अर्थ मेटल शो इरेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2A वाले एलिमेंट्स। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इरेगुलर क्यों होते हैं, या तो नीचे जाते हुए बढ़ना चाहिए या तो नीचे जाते हुए डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन इनमें कुछ ऐसा होता है कि पहले बढ़ता है फिर एकदम से इसका कम होगा, फिर एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इरेगुलर क्यों है, इसका रीज़न पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, दो रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रुप 2A वाले बहुत इस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इनका जो साइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है। इनके जितने भी एटम्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरा, ये कोने पर है तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तो इनका एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा होता है, और दूसरा इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, आगे भी क्या लिखा हुआ है, consequently they are solid and the crystal lattice is not packed uniformly। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत छोटे होने की वजह से एक तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिस सही तरीके से पैक नहीं है, मतलब क्या कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सही से पैक नहीं होता। अगर आप लोग इनको देखो, ये सारे मेटल्स हैं,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लेकिन अगर आप इन लोगों को रियलिटी में देखो तो ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं। इस वजह से ही इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इरेगुलर होता है। तो 3 बातें हो गई। एक तो ये इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होता, एटम्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इरेगुलर होता है। ठीक है, यानी कि इनका ट्रेंड सही से नहीं चलता मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। या तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए या तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इनका क्या होता है, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, या डिक्रीज होगा फिर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा फिर डिक्रीज, इरेगुलर चलता है। ठीक है, मेन 2 ये रीजन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। वाई आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिबिट सेम ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो ये तीनों जो है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं एटॉमिक रेडियस पे। इसी वजह से ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं। जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताई थी, सेम वही चीज़ होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। ये तीनों के तीनों डिपेंड कर रही होती हैं रेडियस पे, एटम के रेडियस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम होने लगती है। इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने लग जाती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सही है, जैसे देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत। अब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहा, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको फॉर एग्जांपल यहाँ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है, तो दूर है दोनों, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। सही है, तो ये फासला जो है न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगी। सही है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, वही हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो हमें बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वही है मोज़ले ने, जो हेनरी मोज़ले ने जो लॉ दिया था 1913 में, वही जो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, वही बात है। आगे, द टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो एटम्स हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हम उसको रखते जाते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल लॉज। तो हमारा जो अभी है पीरियोडिक टेबल, वही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था 18 ग्रुप्स हैं, यानी कि 18 कॉलम्स होंगे और 7 रॉज होंगी। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स टोटल 8 हैं। यहाँ पे ग्रुप्स की बातें लिखी हैं, वो रीड कर लेते हैं। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। तीसरी बात क्या है कि जो ग्रुप नंबर है उनको 1 to 18 तो नहीं है, 1 से लेकर 8 तक है। फिर उनको डिवाइड किया हुआ है ए और बी के अंदर, जिसकी वजह से वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ आके एंड हो रही होती है, तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उन सबकी वहीं पे आगे एंड होती है, ठीक है, तो सेम होती है। इसको कहते हैं जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, तो जहाँ पे इसकी खत्म हो रही होगी वहीं पे इसकी भी खत्म हो रही होगी, वैसे ही इसकी भी खत्म हो रही होगी, वैसे ही इसकी और इसकी भी खत्म हो रही होगी। तो एक ग्रुप के सारे मेंबर्स की आखिरी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगी। उसके बाद पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रॉस जो है हमारे पास वो पीरियड्स हैं। सेकंड 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और पीरियड्स को कैसे नाम दिया हुआ है, पहली रॉ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से नाम दिया हुआ है इन्हें। फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है चौथा पॉइंट है, द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहला पीरियड है शॉर्टेस्ट पीरियड, जो मैंने आपको बताया भी था, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर जो दूसरा और तीसरा है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। छठा और सातवें के अंदर, छठे के अंदर तो 32 होते ही होते हैं, लेकिन सातवें के अंदर जो है वो उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अपकमिंग एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर जो होंगे फ्यूचर में, उनको 7th पीरियड के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि आखिरी में ही रखेंगे ना, पूरे पीरियड टेबल को ख़राब तो नहीं करेंगे, एंड में रखेंगे ताकि ख़राब ना हो। तो इस वजह से हम 7th पीरियड को इनकम्प्लीट कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि 7th पीरियड के अंदर अभी रिसेंटली 4 एलिमेंट्स की एडिशन हुई है, ठीक है। एक है निहोलियम, एक है मॉस्कोवियम, टेनिसीन, ऑग्नेसन, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, जिसके बाद पहले इसके अंदर 28 थे, लेकिन इन 4 के होने के बाद हमारे जो 7th पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट हो गए हैं, 6 के बराबर हो गया है 7th पीरियड भी, 32 हो गए दोनों में। उसके बाद ऑल्सो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ सेपरेट पैनल। अगर आप लोग पीरियड टेबल को देखो, मैं साइड में पिक्चर लगा देती हूँ। अगर आप पीरियड टेबल को देखो तो लास्ट में 2 लाइन्स अगर आप लोग देखो, एक तो पूरा ऊपर बना हुआ है चार्ट, लेकिन नीचे अलग से 2 लाइन्स हैं, 2 रॉज हैं। ये जो 2 रॉज हैं इनको कहते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। इन दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं और इस पूरे के अंदर टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, जो हमारा ये जो एलिमेंट्स नीचे होते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट्स हैं। 6 और 7 पीरियड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, उनको रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, तो उनको वहाँ से निकाल के थोड़ा अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि उस पीरियड में इतनी जगह नहीं है कि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को रख सके, इसलिए उनको अलग बना के नीचे रख देते हैं, ठीक है। 14 एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइट के, 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइट के। लेंथेनाइट 6 पीरियड के अंदर आते हैं और एक्टिनाइट 7 पीरियड के अंदर आते हैं। पीरियड हमें और लास्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि ईच पीरियड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। पीरियड क्या बता रहा है, शेल बता रहा है। पहले पीरियड का यानी कि 1 शेल है, दूसरे का 2 शेल है, तीसरे का 3 शेल है उस एटम के पास, तो पीरियड नंबर ऑफ शेल बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद है एसपीडी एंड एफ ब्लॉक। फर्दर मोर बेस्ड ऑन द एंट्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर एंटर हो रहा है, क्योंकि ये बात आप लोगों को पता हो गया आई होप कि हमारे पास सबसे पहले शेल होता है, उसके अंदर सब शेल होता है, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल होता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा होता है लास्ट शेल के अंदर, वो हमारा एसपीडी या एफ ब्लॉक कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में गया तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि आखिरी शेल जो होगा हमारा उसमें कोई ना कोई तो ऑर्बिटल होगा ना, एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, कोई ना कोई लाजमी होगा, और इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किसी एक में लाजमी जा रहा होगा, ठीक है। एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक, डी में जा रहा है तो डी, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक, ठीक है।
तो ये तो हो गए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी और एफ के को जहन में रखते हुए हमें बताना है पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है, एस, पी, डी और एफ। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो एस ब्लॉक कहलाएगा। अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हमने उसको एस, पी, डी और एफ में ब्रेक कर दिया है। तो एस, पी, डी के हिसाब से हम सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 8A के एलिमेंट्स जिनको नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप या इनर्ट ग्रुप, ठीक है, 3 नाम है इसके, पूछ लेते हैं कभी। 8A ग्रुप के 3 नाम है, नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट ग्रुप। ये 3 नाम है ग्रुप 8A के। ये ग्रुप 8A जो है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग है। इसका रीजन क्या है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, यानी कि कुछ भी कर लो ये किसी चीज से रिएक्शन नहीं करती। सही है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नोबल गैसेस के बारे में। क्या लिखा हुआ है, दे आर कलरलेस, अनरिएक्टिव एंड डायमैग्नेटिक गैसेस। ग्रुप 8A की जो गैसेस होती हैं वो कलरलेस होती हैं, अनरिएक्टिव यानी कि रिएक्शन नहीं करती। तीसरा डायमैग्नेटिक होती है यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट भी नहीं होती। डायमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट ना होना, पैरामैग्नेटिक मैग्नेट से अट्रैक्ट होना। They are placed in zero group. Their electronic configuration is NS2 and NP6. ठीक है। तो जो ग्रुप 8 होती है उनकी जनरल शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आगे खत्म होगी, NS2 और NP6 पे। शुरू से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आओगे, लेकिन जब आप खत्म करोगे ना तो वो इस पे आके खत्म होगी। चाहे यहाँ पे शेल कोई सा भी हो, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा, S और P के अंदर। 2 S के अंदर होंगे और 6 P के अंदर, तो ये मिला के 8 हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। नोबल गैस भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ही आती है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, छोटा सा लिख देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 1A से लेकर 8A के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। 8A भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है, इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ लिया। अब हम बाकी को देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स मेटल, नॉन मेटल, सम आर डायमैग्नेटिक, सम आर पैरामैग्नेटिक एंड मार्डर S, S एंड P ब्लॉक। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं। इनके अंदर डायमैग्नेटिक भी होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है। डायमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट से ना अट्रैक्ट होने वाले, और पैरामैग्नेटिक मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले एटम्स। ठीक है। तो सारे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। सबसे पहले आ जाते हैं एस ब्लॉक। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में एक बात याद रखना कि ये सिर्फ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही कहा जाता है। ठीक है। डी और एफ जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव में नहीं आते। तो एस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन एन एस ऑर्बिटल। द एलिमेंट्स of group 1A and 2A are S block elements. The electronic configuration varies NS1 to NS2. ठीक है। तो यही बातें लिखी हुई हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो S ऑर्बिटल में जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भले शेल कोई सा भी हो, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा होगा। ठीक है। S ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं?
एस ब्लॉक में 1A एंड 2A आता है। 1A की जब आप लोग लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये होगा NS1, भले ही कोई सा भी शेल हो, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जाएगा। 2 में क्या होगा, NS2 जाएगा, भले ही कोई सा भी शेल हो, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा होगा। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन S में एक ही है तो इसलिए 1, इसमें 2 है आखिरी में तो 2, क्योंकि ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बता रहा होता है। ठीक है, P पर आ जाते हैं। P में क्या कह रहा है, इन P ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फिल NP1 to NP6 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 8A are 0 group and 0 group are also P ब्लॉक एलिमेंट। तो P में क्या होता है, P के अंदर, P ब्लॉक के अंदर जो है वो 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और 3A से लेकर 8A तक के अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो NS2 NP1 से लेकर NP6 तक जारी होगी। ठीक है, खुद ही लगा लो। NS2 किसकी थी, 2 की। अब NS2 NP1 करेंगे तो 2 और 1 3, NS2 NP2 4, NS2 NP3 5, NS2 NP4 6, NS2 NP5 7 और NS2 NP6 8। इस तरीके से मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आके एंड हो रही होगी। ठीक है, 3 से लेकर 8 तक की बात कर रही हूँ। 3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 4 के लिए क्या हो जाएगा, P के साथ 2 लग जाएगा। 5 ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, 3 लग जाएगा। 6 के लिए 4 2 4। सिमिलरली 7 के लिए 5 और 8 के लिए 6 हो जाएगा। P के बाद D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। D ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। द एलिमेंट्स एग्जिबिट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दीज एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन फिल n-1 d ऑर्बिटल। D ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज। D ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे पास D और F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती है। ठीक है, किसी में कोई एक एलिमेंट यानी कि दो रिएक्शन कर सकता है, दो अलग अलग किस्म के रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है, यानी कि वो रिएक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर सकता है, एक ही एटम 3 भी कर सकता है, 4 भी। ये जो है जैसे ग्रुप 1A वाला है ये एक ही रिएक्शन करेगा, ग्रुप 2A वाला है वो भी एक ही रिएक्शन करेगा, यानी कि एक वक्त में 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। 1A वाला एक वक्त में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूँ जैसे कि 1B या 2B, तो ये एक वक्त में एक से ज़्यादा, जैसे 1A वाले 1 भी निकाल देंगे, 2 भी निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। D ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से आगे ख़त्म होती है, NS2 और n-1 D1 से लेकर 10 तक। इस तरीके की यहाँ पे आके एंड हो रही होती है D वालों की, यानी कि जो शेल यहाँ पर होगा उसका एक कम यहाँ पर होगा D के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे N के पास 4 है तो D के साथ 3 लगा हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके ख़त्म हो रहे होंगे, D के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, सबसे मेन बात, तभी वो D ब्लॉक है। ठीक है, ये अभी आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं समझना, सिर्फ इतना याद कर लो कि आखिरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। उसके बाद है F ब्लॉक। F ब्लॉक एलिमेंट जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। द एलिमेंट्स इन विच इनर F ब्लॉक फिल्ड आर कॉल्ड F ब्लॉक। F ब्लॉक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जा रहे होंगे, इसीलिए उसको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक तो होगी NS2 n-1 D1 से लेकर 10 तक,
है, और n-2 यहाँ नीचे लिख देती हूँ, n-2 F1 से लेके 14 तक। तो यानी कि इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जा रहा होगा, F के अंदर जा रहा होगा, ये 2 है, ठीक है। और कैसे एंड हुई होगी, जो शेल यहाँ पर होगा उसका एक कम यहाँ पर होगा और उसके 2 कम यहाँ पर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ S के साथ 5 है तो इधर 4 होगा और इधर 3 होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी इलेक्ट्रॉन F में जा रहा होगा, सबसे मेन बात ये है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पर हुई भी है, आप लोगों को करनी आती भी है। जैसे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है। फ्लोरीन का 8 होता है और सिलिकॉन का 14 होता है, सही है। तो ये एटॉमिक नंबर है, इनके हिसाब से हमें करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आई होप आती है, ठीक है। अगर नहीं आती तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सीरीज होती है कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज। अब इस सीरीज को मैंने लिखा किस तरह है, इसको याद किस तरीके से करना है, मैं आप लोगों को उसकी सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 बार लिखना है स्कूल 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 स्कूल, 2 बार लिख लिया। उसके बाद लिखोगे 2 बार प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल, फिर 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, और एक बार फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल, ठीक है। 2 बार लिखा स्कूल स्कूल, 2 बार प्राइमरी स्कूल, 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल और एक बार फेडरल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। उसके बाद एस के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आते हैं 10 और एफ के अंदर आते हैं 14। तो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको उसकी पावर बना देते हैं। एस के अंदर 2 आते हैं, जहां जहां एस दिखे वहां वहां पावर बना देते हैं 2। एस के बाद आ जाते हैं पी पे, जहां जहां पी है वहां 6 लगा देंगे। डी के अंदर आते हैं 10, जहां जहां डी है वहां पावर 10 बना देंगे, और एफ में आते हैं 14। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर लगाना शुरू करेंगे, हम एस को 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2, तीसरे एस के साथ 3 लगा देंगे, 4 5 6 7। एस को 1 से स्टार्ट करेंगे तो पी को 2 से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पी है शुरू
वहाँ 2 लगा देंगे, 2 3 4 5 6। P को 2 से स्टार्ट करा तो D को 3 से स्टार्ट करेंगे। D कहाँ पर है, ये रहा, तो 3 4 5। D को 3 से स्टार्ट करा तो F को 4 से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ F है वहाँ 4 लगा देंगे। इस तरीके से बन गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़। अब बस इस सीरीज़ को इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे देखो पहला है सोडियम का, तो सोडियम में पहले क्या किया, कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन सोडियम में, 11। तो कैसे शुरू किया देखते रहो आप लोग पिक्चर में। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 4, 2p6 10। काउंट करो, ये जो है ऊपर वाले ये इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 4, 6 यहाँ दिए, 10, बचा 1, क्योंकि सोडियम का 11 होता है, बचा 1। तो हम क्या करेंगे, 3s1 कर देंगे। 2 नहीं, हमें 1 चाहिए ना, हम 1 डालना चाहते हैं बस 11 करने के लिए, तो यहाँ पे 2 नहीं 1 डालेंगे। 2 ये बता रहा है कि s के अंदर आप मैक्सिमम 2 डाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ 2 डालने के बाद ये भर गया तो हम आगे बढ़ गए। यहाँ 6 डालने के बाद मजीद इलेक्ट्रॉन 1 बचा था तो आगे बढ़ गया, s में डाल दिया ऐसे। उसके बाद कैल्शियम का होता है 20, तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 12 और 6 18 और 2 20। तो यहाँ पर 4s2 पे आके हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी, जैसे देखो यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आते हैं F पर, फ्लोरीन का होता है 8, उसके लिए क्या होगा, 1s2 2s2 4 और P के अंदर अगर हम 6 डाल देंगे तो ये 10 हो जाएंगे, हमें 8 डालने हैं। तो P के अंदर 4 ऑलरेडी डाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने बचे, 4। तो 6 के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। 6 तो पूरे बता रहे, 6 ये बता रहे हैं कि P के अंदर आप मैक्सिमम 6 डाल सकते हो। अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं 6 के 6 इसमें डाल के आगे बढ़ जाती। अभी मुझे मेरे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो मैं 4 इसमें डाल दूंगी। जैसे देखो यहाँ पे है 1s2 2s2, अच्छा फ्लोरीन का सॉरी 8 नहीं 9 है, 8 नहीं 9 है। तो यहाँ पे चूंकि 9 है तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे ना यहाँ पे 4 डालने के बाद, तो 5 यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 8 हो जाएंगे। उसके बाद सिलिकॉन है, उसका होता है 14, तो उसके लिए क्या करा, वही 1s2 2s2 2p6 10 11 12 और 3p 14 करने के लिए P के अंदर 2 डाल देंगे, तो 3p2 हो गए 14। तो इस तरीके से हमारी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसकी बात है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फैमिलीज ऑन पीरियोडिक टेबल। तो हमें पीरियोडिक टेबल में बताना है ग्रुप के नाम। सबसे पहला जो ग्रुप है जो लिथियम से शुरू हो रहा है, सबसे कोने वाला, उसका नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रुप 2 है बेरिलियम वाला, ठीक है, BeMgCa, देखो नंबर लिखे हुए 1 2 3 करके नंबर लिखे हुए। तो जो ग्रुप 1 है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, जो ग्रुप 2 है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। 3 वाले को, अच्छा 3 से लेकर 12 तक, ये जो पूरा येलो वाला जो कॉलम है, येलो से लेके पूरा जो पर्पल वाला कॉलम है 12 तक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। इनके नाम आप लोगों को अभी 9 में नहीं पढ़ने, आप लोग आगे जाके देखोगे सेकेंड ईयर में। उसके बाद 13 पर आ जाते हैं। 13 पर अगेन हमारे पास ए वाले हैं, जो अभी हमने पढ़े ना 1 2, उसके बाद 2 के बाद जो हम डायरेक्टली 13 पे पढ़ रहे हैं 1 2 13 14 15 16 17 18, ये जो 18 ग्रुप्स है ना, ये इसके नाम हमें याद करने हैं क्योंकि सारे ए वाले। बीच में जो है वो थोड़े से ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको अभी हमने इग्नोर कर दिया है। 1 को देखा, 2 को देखा, फिर बीच में 3 से लेकर 12 तक को इग्नोर किया। ग्रुप देखो जो नंबर डला हुआ ऊपर उसको गौर करो। उसके बाद आ गए 13 पे।
13 को क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, क्योंकि 13 में सबसे ऊपर देखो बी है, बी जो है वो बोरॉन होता है। 13 को कहते हैं बोरॉन फैमिली, 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली, 15 वाले को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाले को ऑक्सीजन फैमिली, 17 वाले हेलोजेंस हैं और 18 वाले नोबल गैसेस हैं। वैसे तो 13 वाले जो है वो ग्रुप 3A हैं, 14 वाले ग्रुप 4A हैं, ठीक है, 15 वाले ग्रुप 5A हैं, 16 वाले 6A हैं, 17 वाले 7A हैं और 18 वाले 8A हैं। ए वाले हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिस्क्राइब दैट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रोवाइड अ बेस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिकली मेंडलीव ने ही सारा काम किया था, सिर्फ मोज़ले ने आकर ये बात बोली थी कि मेंडलीव की बस इतनी सी बात गलत थी कि उन्होंने एटॉमिक मासेस का वर्ड इस्तेमाल किया। मेंडलीव की ये बात गलत थी, मोज़ले ने आके इस बात को करेक्ट किया, एटॉमिक मासेस है एटॉमिक नंबर लगाया, ठीक है। तो रीजन पढ़ते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट थ्रू द पीरियोडिक टेबल to arrange the element, although this periodic table was failed due to many demerits, but provide the base for discovery of periodic law. मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ऐसा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था जिसके अंदर एलिमेंट्स को सही से अरेंज किया गया था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बनाया था वो 100% ठीक था, लेकिन इसके ज़रिए बेस मिल गई हमें, यानी कि हमें पता चल गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार बनाया था, उनसे हमें ये पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके का होना चाहिए। उन्होंने एक बेस प्रोवाइड कर दी। अगले साइंटिस्ट ने क्या करा, उसी पीरियोडिक टेबल को ठीक करा, उसको तब्दील नहीं किया, सिर्फ उसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर दी, तो ये बेस की तरह काम कर गया ना। उसके बाद क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ अ पीरियोडिक टेबल डेवलप इन विच वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लॉज आर कॉल्ड पीरियड। द पीरियड टेबल प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही जो पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने बनाया था, इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जिसके अंदर 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे, ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ शील्डिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस द पीरियोडिक ट्रेंड। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे, रिपेल करे, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। द मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यू हैव द लोअर effective nuclear charge, so the less force there is holding on to the outer shell electrons. जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा यानी कि उतना कम न्यूक्लियर चार्ज है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इनका कम हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन से कम हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े ढीले हो जाते हैं, इनको निकालना एटम से आसान हो जाता है, ठीक है। If there is force holding on to valence electron, there will be lost more easily and likewise not gained as easily. तो क्या होगा, चूंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन से दूर है, ठीक है, न्यूक्लियस की इनसे अट्रैक्शन कम हो गई, तो ज़रा सी फोर्स देने पे, ज़रा सी एनर्जी देने पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये असर होता है शील्डिंग इफेक्ट का पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से देखो, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों डिपेंड करते हैं शेल पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली शेल तो नहीं कम ज़्यादा हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, तो काम तो वही हो रहा है ना जो शेल के ज़्यादा होने पे होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है।
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे बुक के पीछे के, आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।